नमस्कार दोस्तों भारत की जो एयरलाइन है एयर इंडिया, जो कि अब टाटा ग्रुप में आप सब जानते हैं, इनके लिए बड़ा चिंताजनक खबर है क्योंकि यूरोपियन यूनियन की जो रेगुलेटर है, जब उन्होंने यहाँ पर इंस्पेक्शन किया एयर इंडिया के फ्लाइट्स की, एयरक्राफ्ट की, तो उसमें कई सेफ्टी के इश्यूज पाए गए। आप देख सकते हो खबर, एयर इंडिया फेसेस स्क्रूटनी आफ्टर यूरोपियन एविएशन रेगुलेटर फ्लैग्स सेफ्टी लैप्सेस। और मैं आपको बता दूं, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के ऊपर जब ये चला जाता है सेफ्टी इश्यूज, तो यहाँ पर एयरलाइन के ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है। इनके जो नंबर फ्लाइट्स हैं वो भी कम किए जा सकते हैं। तो ये पूरा मामला है क्या, यूरोप के अंदर जो रेगुलेटर है वो क्या इंस्पेक्शन करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज क्या है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, ये लोग क्या करते हैं, जो भी यूरोप के अंदर, यूरोप के एयरपोर्ट पर कोई भी फ्लाइट लैंड करती है, तो इनके पास पावर है कि वो सरप्राइज इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और जब इन्होंने एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया, तब वहां पर मल्टीपल सेफ्टी डेफिशिएंसीज पाया गया। ये जो इंस्पेक्शन है, इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ सेफ्टी असेसमेंट ऑफ फॉरेन एयरक्राफ्ट। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ये प्रोग्राम है क्या, क्या क्या किया जाता है। बेसिकली क्या है ना, यूरोपियन यूनियन के जो रेगुलेटर्स हैं, वो फॉरेन एयरलाइंस जो लैंड हो रही है यूरोप में, उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और इसमें पाया गया कि भारत का जो एयरलाइन है एयर इंडिया, फाइंडिंग्स पर इंस्पेक्शन रेशियो पहुंच गया 1.96, जो कि ऑलमोस्ट डेंजरस लेवल पर है। जनवरी 2026 की मैं बात कर रहा हूं, ये 1.96 रेशियो पर पहुंच गया। और अगर ये 2 को क्रॉस हो जाता है ना, तो ये बहुत ही सीरियस रेगुलेटरी एक्शन लिया जा सकता है इसके ऊपर। जैसे कि यहां पर इंस्पेक्शन बढ़ाया जाएगा, इसके ऑपरेशनल पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जा सकते हैं, बैन तक लगाया जा सकता है। ऐसा इश्यूज आ जाता है अगर ये 2 के ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे ये खबर पता चली, तो यहां पर भारत की जो एविएशन रेगुलेटर है, उन्होंने तुरंत इंटरवीन किया ताकि रेशियो को कम किया जाए। और अभी बताया जा रहा है कि ये 1.76 पर आ गया है। बेंचमार्क अगर आप देखोगे, तो जो अच्छे एयरलाइंस होते हैं ना, उनका रेशियो 1 के नीचे होता है, मतलब वो एकदम सेफेस्ट एयरलाइंस में से आते हैं। लेकिन एयर इंडिया का आप सोच के देखो, जनवरी 2026 में 1.96 चला गया था। मतलब ये दिखाता है कि इट इंडिकेट्स रिलेटिवली हाई नंबर ऑफ सेफ्टी ऑब्जर्वेशन पर इंस्पेक्शन। जब भी इंस्पेक्शन किया गया, तो कुछ ना कुछ बड़े इश्यूज पाए गए एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट में। अच्छा, EASA है क्या? यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। ये एविएशन रेगुलेटर है पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए। जैसे भारत के अंदर आपने DGCA सुना होगा, ये भारत के लिए, वैसे ही वहां पर जो है ये EASA है। इनका रोल क्या होता है कि यहां पर एयरक्राफ्ट की सेफ्टी इंश्योर करना, पायलट का सर्टिफिकेशन है कि नहीं, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, एयरपोर्ट सेफ्टी कंप्लायंस कराना, और जितने भी एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के एयर स्पेस में, उनके ऊपर निगरानी रखना। तो कोई भी फॉरेन एयरलाइन अगर यूरोप आती है, तो उनको EASA स्टैंडर्ड्स को मीट करना होता है। मतलब ये बहुत ही स्ट्रिक्टेस्ट है अगर आप पूरे ग्लोबली देखोगे तो। अब क्वेश्चन ये है कि SAFA इंस्पेक्शन सिस्टम है क्या? बेसिकली इट कंडक्ट, मतलब ये क्या होता है ना, सेफ्टी असेसमेंट ऑफ फॉरेन एयरक्राफ्ट। इंस्पेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। इसका मेन पर्पस यही है, ये चेक करते रहना कि कोई भी फॉरेन एयरलाइन अगर यूरोप में लैंड कर रही है, आ रही है, तो वो यूरोप के स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रही है कि नहीं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कई बार जैसे मान लो अगर भारत में एयरलाइन लैंड हो रही है, तो हो सकता है यहाँ पर उतना स्ट्रिक्ट हो ना हो, लेकिन यूरोप ने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई फॉरेन एयरक्राफ्ट लैंड होती है किसी भी यूरोपियन यूनियन के एयरपोर्ट पर, तो जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो बिना बताए अचानक से रैंप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि एयरक्राफ्ट का एक्सटीरियर कंडीशन कैसा है, बाहर का कंडीशन कैसा है, कॉकपिट जहां पर पायलट्स रहते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कैसा है, पायलट लाइसेंसेस कितना है, ठीक है नहीं है, एक्सपायर तो नहीं हुआ है, सेफ्टी इक्विपमेंट है कि नहीं एयरक्राफ्ट में, इमरजेंसी एग्जिट का क्या हालत है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड है कि नहीं, केबिन इक्विपमेंट है कि नहीं। तो ये सारी जो चेक की जाती हैं चीज़ें, उसमें लगभग आधे घंटे से 1 घंटा लग जाता है। मतलब बहुत ही कम टाइम में ये लोग करते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिटेल्ड होता है। तो ये सरप्राइजिंग है एक प्रकार से कि अचानक से पहुंच गया और देख लिए कि एयरक्राफ्ट की कंडीशन कैसी है। अच्छा, यहाँ पर इसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, इसको क्लासीफाई किया जाता है जो भी फाइंडिंग्स आती हैं। एक है कैटेगरी 1, यहाँ पर माइनर इश्यूज देखे जाते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे कि कोई इमीडिएट खतरा नहीं है सेफ्टी को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल केबिन लेबल्स, जब आप एयरक्राफ्ट के अंदर जाएंगे, जो केबिन वगैरह होता है वहाँ पर जो साइन वगैरह बने होते हैं, के लेबल्स बने होते हैं, हो सकता है वो फेड हो गया होगा, खराब हो गया होगा, तो इस तरह का इशू हो गया। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ एरर हल्के फुल्के आ गए, तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं इसको माइनर कैटेगरी में डाला जाता है, कैटेगरी 1। फिर कैटेगरी 2 होता है जो कि सिग्निफिकेंट होता है। मतलब यहाँ पर इसकी वजह से जो ऑपरेशनल सेफ्टी है उस पर इंपैक्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल
सेफ्टी इक्विपमेंट मिसिंग है एयरक्राफ्ट से, यहाँ पर मेंटेनेंस जो है उसमें इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर वो कैटेगरी 2 में डाला जाता है। और कैटेगरी 3 ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, मेजर होता है, मतलब यहाँ पर सीरियस वॉलेशंस हो रहे हैं और इमीडिएट रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। जैसे मान लो इमरजेंसी इक्विपमेंट ही गायब है, मैंने आपको कैटेगरी 2 में बताया यहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट गायब है, लेकिन जब आपके पास इमरजेंसी इक्विपमेंट ही नहीं है तो ये तो बहुत ही डेंजरस चीज हो गई ना। फिर इसके अलावा मैकेनिकल सेफ्टी डिफेक्ट हो गया। तो कैटेगरी 3 की जो फाइंडिंग्स होती हैं ये हाईएस्ट वेट रखता है इंस्पेक्शन स्कोर में, और इन्हीं सबका ओवरऑल एवरेज लेकर यहाँ पर स्कोर बताया जाता है, जो मैंने आपको बताया कि ये 1.96 चला गया था एयर इंडिया का। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि एयर इंडिया के केस में इतने सारे फाइंडिंग्स क्यों पाए गए। देखो कई कारण है। सबसे पहला है एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है वो काफी पुरानी हो गई है। एयर इंडिया आप सब जानते हैं कि टाटा ग्रुप ने एक्वायर तो किया था, लेकिन ये सरकारी था पहले, और इसके पास जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है वो बहुत पुराने हैं। फॉर एग्जांपल बोइंग 777, बोइंग 787, एयरबस A320 ओल्डर वेरिएंट वाला हो गया। तो ओल्ड एयरक्राफ्ट में बेसिकली अगर आप देखोगे तो अंदर इंटीरियर वगैरह कई बार बहुत इश्यूज आते हैं। कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, कई जगह कई बार लोग बिजनेस क्लास में भी जाते हैं एयर इंडिया के, तो वो भी कई बार कंप्लेन करते हैं कि जो रिक्लाइनर है वो टूटा हुआ है, हैंडरेस्ट जो है उसमें इश्यूज आ रहे हैं। आप देख सकते हो इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि यूरोप के अंदर इसको बहुत ही सीरियस लिया जाता है। अगर ये सारी चीजें हैं, इश्यूज हैं, तो यहाँ पर ये वॉलेशंस माना जाता है यूरोप के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा क्या है कि एयरक्राफ्ट का रिफर्बिशमेंट, जैसे क्या है 2022 में जब एयर इंडिया ने एक्वायर किया, टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया था एयर इंडिया को, तो उन्होंने $400 मिलियन का रिफर्बिशमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था ताकि ओल्डर एयरक्राफ्ट को बदला जा सके। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको मतलब धीरे चल रहे हैं ये सारी चीज़ें। ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया है, शॉर्टेज ऑफ एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स हैं, वेंडर में डिलेज हो रहा है, जो जिनसे एयरक्राफ्ट चाहिए उसमें इश्यूज आ रहे हैं। तो इसकी वजह से पुराने वाले जो इंटीरियर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो अभी भी चला रहा है एयर इंडिया, उसको अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाए हैं। फिर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो है लॉन्गर रूट्स ड्यू टू जियो पॉलिटिक्स। क्या है कि आप सब जानते हैं पाकिस्तानी जो एयर स्पेस है वो अभी बंद किया हुआ है पूरी तरह से। तो जैसे मान लो अगर कोई फ्लाइट है चंडीगढ़ से, नई दिल्ली से, कोई भी अगर फ्लाइट को जाना है यहाँ से, तो वो आपका एकदम नीचे से, भारत के वेस्टर्न साइड से इधर नीचे से होते हुए उसको जाना पड़ता है, जिसकी वजह से रूट काफ़ी लंबा हो जाता है। और रूट लंबा होने की वजह से क्या होता है कि अगेन उनको कोई स्टॉप लेना पड़ता है यूरोप में, ठीक है। और यूरोप में अगर आप स्टॉप लोगे, फॉर एग्जांपल स्पेशली वियना, तो वहां पर स्टॉप लेने की वजह से यहाँ पर जब भी जितना ज़्यादा आप यूरोप के जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर अगर आप लैंड करोगे तो इंस्पेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही हुआ है एयर इंडिया के साथ कि इंस्पेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फाइंडिंग्स देखने को मिल रहे हैं। और इनफैक्ट आप देखिए, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान एयर स्पेस को लेकर, लेकिन अभी मिडिल ईस्ट में जो वॉर छिड़ रखा है, इसकी वजह से आप देख सकते हो ईरान वॉर डील्स डबल ब्लो टू इंडियन एयरलाइंस ऑलरेडी हिट बाय पाकिस्तान एयर स्पेस बैन। मतलब कि यहाँ पर ऑलरेडी ये डिले आ रहा था, इश्यूज आ रहा था पाकिस्तानी एयर स्पेस की वजह से, अब तो पूरा वॉर का सिनारियो हो गया है, तो और उनको लंबा रूट लेना पड़ा। तो ये सब इश्यूज आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर सिस्टमिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही है। एयर इंडिया में कई सेफ्टी इश्यूज पाए गए रिसेंट ईयर्स में, अगर आप देखोगे। फॉर एग्जांपल टेक्निकल इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि इंजन ऑयल हो गया, फ्यूल लीक हो गया, इंजन ऑयल का लीक, तो ये 2026 में काफ़ी बढ़ रहा है। एंड इसके अलावा यहाँ पर पहले के ऑडिट्स में भी आप देखोगे तो 51 सेफ्टी लैप्सेस ऑपरेशंस में पाए गए थे, इंक्लूडिंग जैसे ट्रेनिंग हो गया, सिमुलेटर इश्यूज हो गए। तो ये जो इश्यूज हैं वो दिखाते हैं कि जो एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस है वो काफ़ी वीक था, ऑपरेशनल सिस्टम जो है वो इनहेरिट किया गया है पहले वाले मैनेजमेंट से। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप्स को इश्यूज आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत में इसको लेकर कितना सीरियस लिया गया। मतलब यूरोप की एजेंसीज ने जब ये सारी चीजें बताई तो देखो डीजीसीए ने तुरंत इंटरवीन किया है। भारत की जो एविएशन रेगुलेटर है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने इमीडिएटली मेजर्स इंक्लूड किए। फॉर एग्जांपल जो एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन है उसको तुरंत बढ़ा दिया, करेक्टिव एक्शंस को मैंडेटरी कर दिया कि आपको ये करना पड़ेगा फ्लाई करने से पहले। तो एयरक्राफ्ट्स आर अलाउड टू ऑपरेट ओनली आफ्टर कंप्लायंस इज वेरीफाइड। फिर दूसरा इंटरनल इंस्पेक्शन, एयर इंडिया ने भी खुद से भी इंटरनली यहाँ पर 100 से ज़्यादा जो सेफ्टी चेक्स हैं हर एयरक्राफ्ट को लेकर, उसमें यहाँ पर इंस्पेक्शन किया और जो भी इशूज़ पाएगा उसको फिक्स किया। फिर इंजीनियरिंग रिफॉर्म्स हो गया। एयर इंडिया क्या कर रहा है, जो इंजीनियरिंग सिस्टम है उसको मजबूत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो स्पेयर पार्ट्स की इन्वेंट्री है वो बढ़ा रहा है, जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस है उसको इंप्रूव कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है ग्लोबल पार्टनर्स के साथ जैसे सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, ताकि इन सारे इश्यूज से उभरा जा सके। तो ये एक्शन लिया गया है। लेकिन हाँ देखिए, अगर ये चीज़ें परसिस्ट करती गई, एयर इंडिया के साथ इश्यूज लगातार आते गए, तो और क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है एयर इंडिया के ऊपर। अगर देखो जो रेशियो है, अगर ये 2 को क्रॉस कर गया,
तो हर एक एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है जो भी लैंड करेगा यूरोप में, उनको मैंडेटरी इंस्पेक्शन किया जाएगा उनके ऊपर। और यहाँ पर इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है, जब मैंडेटरी इंस्पेक्शन होगा टाइम ज़्यादा लगेगा, फ्लाइट डिले हो जाएंगी, ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, रेपुटेशन को भी डैमेज होगा ना कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर दूसरा ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शंस, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर यूरोपियन रेगुलेटर को लगता है कि एयर इंडिया बहुत ज़्यादा खतरे में आ गया, उनके एयरक्राफ्ट फ्लाई कंडीशन में नहीं है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को लिमिट कर सकते हैं, ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और कई बार तो यूरोपियन यूनियन के एयर स्पेस में बैन भी लगा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज पाए गए। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरा रेपुटेशन का खतरा है। एयर इंडिया देखिए भारत की फ्लैगशिप इंटरनेशनल एयरलाइन है, सेफ्टी का कंसर्न होगा तो जाहिर सी बात है ना, पैसेंजर्स का ट्रस्ट ये जाएगा, भारत की जो एविएशन रेपुटेशन है वो खराब होगी, बायलैटरल एविएशन एग्रीमेंट्स यहाँ पर उसमें इशूज आएंगे। खैर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि टाटा ग्रुप टर्नओवर, जो टाटा ग्रुप पूरा टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी रख रहा था, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। देखो टाटा ग्रुप ने कोशिश किया है कि वो ग्लोबल प्रीमियम एयरलाइन बने, और इसके लिए कई रिफॉर्म्स इन्होंने लाए थे, जैसे फॉर एग्जांपल $70 बिलियन का एयरक्राफ्ट ऑर्डर, जो कि एविएशन इतिहास में, पूरे दुनिया में एविएशन इतिहास में सबसे बड़ा है, कि इन्होंने बहुत सारे नए ऑर्डर्स दिए थे नए एयरक्राफ्ट के लिए। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ फ्लीट हो गया, विस्तारा के साथ मर्जर हुआ था, सर्विस अपग्रेड हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है एयर इंडिया के साथ कि लेगेसी इश्यूज जो इन्होंने सरकार से लिया ये पूरे एयरक्राफ्ट, वो बहुत पुराने थे, मेंटेनेंस सिस्टम बहुत पुराना था, मैन पावर गैप्स आपको देखने को मिलेगी। सो इट कंटिन्यू टू अफेक्ट दिस ऑपरेशंस करेंटली ऑल्सो, तो इसमें इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका ओवरऑल भारत के लिए? ये जो इश्यूज हैं ये इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशन भी होगा। एक तो एविएशन डिप्लोमेसी, क्या होता है कि एयरलाइन जो है वो भारत की टेक्निकल स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी कैपेसिटी को दर्शाता है, तो पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड होगा तो ऑब्वियस बात है ना, जो बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट है, जो इंटरनेशनल एविएशन कॉर्पोरेशन है, उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो भारत थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बनने जा रहा है ग्लोबली बाय 2030। तो इसकी वजह से ग्लोबल सेफ्टी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, जाहिर सी बात है भारत की इमेज को धक्का लगेगा। तो आई होप कि देखो सिंपल सी चीज़ है, अभी कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है कि एयर इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा, बैन लग जाएगा, लेकिन हाँ, अगर ये इशूज चलते रहे और वो रेशियो की मैंने जो बात की ना 2 के ऊपर गया, तो डेफिनेटली ये कंसर्न वाली चीज़ हो जाएगी। लेट्स सी आगे क्या होता है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो एविएशन इंडस्ट्री में ओपन स्काई पॉलिसी की हम बात करते हैं। ओपन स्काई पॉलिसी क्या है, ये 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है, और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। जैसे हमारा 2027 का जो बैच है 26 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई आपको कराई जाती है। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।